रैसेमिक मिक्सचर एंड मीजो कंपाउंड। हम लोग रैसेमिक मिश्रण, रैसेमिक मिश्रण और मीजो कंपाउंड यानी मीजो यौगिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखो, वैसे मीजो कंपाउंड का इंट्रोडक्शन हम लोग ले चुके हैं, तो बेसिकली हम लोग यहाँ रैसेमिक मिक्सचर को समझेंगे कि रैसेमिक मिश्रण होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खास बात ये है कि रैसेमिक मिश्रण हो या मीजो कंपाउंड, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, यानी पीपीएल के प्लेन को रोटेट नहीं करते हैं। ठीक, अब हमें ये जानना है कि ये दोनों अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है यानी पीपीएल के प्लेन को रोटेट नहीं करते हैं, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या दोनों में सेम कारण है या दोनों में अलग अलग कारण हैं पीपीएल को रोटेट ना करने के? तो देखो, आप तो अच्छे से जानते हैं कि जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करते हैं। और ख़ास बात यह है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की दो फॉर्म होती हैं, एक वो खुद और दूसरी उसकी मिरर इमेज, और दोनों ही अलग अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि कंपाउंड अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाता। अगर कंपाउंड खुद क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो मिरर इमेज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है। नॉर्मली आप जानते हैं कि अगर किसी कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों तो वो कार्बन कायरल हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ A जुड़ा है, यहाँ B जुड़ा है और ये आपका वेज बॉन्ड है, यहाँ जुड़ा है मान लो D और ये आपका डैश वाला बॉन्ड है और यहाँ मान लो जुड़ा है E। इस कार्बन से चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये कार्बन कायरल होगा। और आप तो जानते हैं कि किसी कंपाउंड में अगर एक ही कायरल कार्बन हो तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यानी पीपीएल के प्लेन को रोटेट करता है। और ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं वो कभी भी अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाते, यानी ये कंपाउंड और इसकी मिरर इमेज दोनों अलग अलग होंगी। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन देगा तो मिरर इमेज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगी। तो मान लो मैं इसके आगे मिरर इमेज लगा देता हूँ, ठीक, मिरर लगा देता हूँ, तो जब मैं इसको मिरर में देखूंगा तो ये मुझे कैसा दिखेगा? ये कार्बन ऊपर A है तो यहाँ भी A होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ इधर है तो यहाँ इधर आ जाएगा, ऐसे दिखेगा। ये बॉन्ड वेज और डैश वाले इधर हैं, यहाँ वो इधर दिखेंगे, यानी यहाँ मैं वेज बॉन्ड बना देता हूँ, ये है D और यहाँ मैं बना देता हूँ डैश बॉन्ड, ये है E। सही है। जब मैं इस कंपाउंड को मिरर में देखूंगा तो ये मुझे ऐसा दिखेगा और मुझे मालूम है कि ये कायरल कार्बन है, तो मैं इसको उठाकर इस पर रखूंगा तो ये इसको सुपर इम्पोज भी नहीं करेगा। अब अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये पीपीएल का रोटेशन करता होगा, तो मान लेते हैं कि ये पीपीएल का रोटेशन इस तरह से करता है, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो डेफिनेटली इसकी जो मिरर इमेज होगी वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी, क्योंकि इसमें और इसकी मिरर इमेज में बेसिकली अंतर तो यही होगा ना कि ये पीपीएल के प्लेन को जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही रोटेशन करेगी। तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इमेज में ये कैसे दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका रोटेशन होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। सही है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी क्यों बता रहा हूँ वो कारण आपको समझना है। ठीक, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने एक कंटेनर लिया है या एक ट्यूब ली है, पोलरीमीटर वाली ट्यूब, आप तो जानते ही हैं। इस तरह से इसके अंदर मैंने इसको भर दिया है। ठीक, तो जब मैं यहाँ से पीपीएल पास करूँगा, ठीक, तो पीपीएल को जाना तो ऐसे चाहिए, अगर रोटेशन नहीं होता तो सीधा निकलना चाहिए।
और अगर रोटेशन होता है तो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाना चाहिए। आप तो जानते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है और मान लिया है कि क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, तो जो पीपीएल निकलेगा वो सीधा तो नहीं जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो जैसे ही पीपीएल इसके अंदर इंटर करेगा, यहाँ से पास होगा, वो झट से ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक, ये जो रोटेशन हुआ है ये क्लॉकवाइज हुआ है। कैसा हुआ है? क्लॉकवाइज। समझिएगा इस बात को, किसी भी एंगल से, मान लो थीटा एंगल से। ठीक, अब मैं दूसरी बार क्या करता हूँ, इस वाले कंपाउंड को लेता हूँ जो इसकी क्या है, मिरर इमेज है, यानी इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है तो इसका कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं एक बार फिर से ऐसे पोलरीमीटर का ट्यूब लेता हूँ और उसके अंदर मैं इस कंपाउंड को भर देता हूँ। ठीक, और मैं इसके अंदर से पीपीएल पास करवाता हूँ। तो मुझे पता है कि अगर रोटेशन नहीं होगा तो ये पीपीएल सीधा निकल जाएगा विदाउट रोटेशन, और अगर रोटेशन होगा तो ऊपर नीचे मुड़ जाएगा। चूँकि ये लिया है, मैं मान रहा हूँ कि इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है तो इसका कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे ही पीपीएल यहाँ से गुजरेगा वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। अब ये कैसे पता चला कि ये एंटी क्लॉकवाइज है? तो जाना तो ऐसे था, रोटेट हो गया ऐसे, यूँ जाना था, यूँ हो गया, ऊपर की तरफ गया। देखो इसको ऐसे जाना था लेकिन रोटेशन की वजह से ऐसे हो गया, ऐसे मुड़ गया क्लॉकवाइज। इसको ऐसे जाना था लेकिन रोटेशन की वजह से ऐसे हो गया, ऐसे जाना था, ऐसे हो गया। तो ऐसे से ऐसे, कौन सा रोटेशन है ये, एंटी क्लॉकवाइज। अब बात को समझना, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स की खास बात यह होती है कि एक फॉर्म जिस एंगल से रोटेशन करती है दूसरी फॉर्म भी उसी एंगल से अपोजिट रोटेशन करती है। अगर इसने थीटा एंगल से क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो ये भी थीटा एंगल से ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक, ये मतलब है इन दोनों का। तो आप खुद ही बताएं, क्या ये दोनों सेम है? अलग अलग है ना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं तो अंतर आ ही रहा है, और बेसिकली अंतर कहाँ आ रहा है, रोटेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है, सेम नहीं है। प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन आ सकता है इस तरह का। ठीक, अब मैं तो यहाँ रेसिमिक मिक्सचर की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उनकी ज़रूरत थी। ठीक, इसलिए हमने थोड़ा सा उसको डिस्कस किया। रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर जो होता है वो एक मोलर मिक्सचर ऑफ D एंड L फॉर्म। क्या होता है, D और L फॉर्म का इक्विमोलर, सम मोलर हिंदी में बोलें, मिक्सचर होता है। सम मोलर या इक्विमोलर का मतलब सिंपली आप ये ले सकते हैं कि ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर 50% तो D होता है और 50% ही होता है L। यानी किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के 50% D और 50% L रूपों का जो मिश्रण बनेगा ना, वही आपका रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा, रेसिमिक मिश्रण कहलाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि रेसिमिक मिश्रण क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के D और L रूप होंगे, तो 50% D और 50% L रूपों का जो भी मिश्रण बनेगा वही जो है रेसिमिक मिश्रण कहलाएगा। अब आप तो जानते हैं कि D किसे कहते हैं, जो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करे। यानी ये कौन सी फॉर्म है, ये D है, क्योंकि हमने माना है कि इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है। ये कौन सी फॉर्म है, ये L है, क्योंकि हमने माना है कि इसका क्लॉकवाइज है तो इमेज का डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक, अगर 50% D ले लूँ और 50% ले लूँ L, यानी आधा ले लूँ D और आधा ले लूँ L और दोनों को मिक्स कर दूँ और एक मिश्रण बना दूँ, तो वही मिश्रण रेसिमिक मिश्रण कहलाएगा। क्या कहा मैंने, किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का 50% क्या ले लूँ D और 50% क्या ले लूँ L, तो ये जो मिक्सचर बनेगा वही मिक्सचर क्या कहलाएगा, रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। क्लियर? अब मान लो मैंने यहाँ एक पोलरीमीटर का ट्यूब लिया, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इस बार, ये लो इस तरह से। ठीक, और इसके अंदर मैंने क्या भरा है, इसके अंदर मैंने रेसिमिक मिक्सचर भरा है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इसके अंदर 50% तो D होता है
और 50% क्या होता है एल। ठीक, अब आप जानते हैं कि डी होगा तो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, एल होगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा कि नहीं। इसमें तो दोनों है, मतलब डी भी है और एल भी है, यानी रोटेशन क्लॉकवाइज भी होना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज भी। डी जितने डिग्री से, जितने एंगल से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एल उतने ही एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर देगा। तो आप खुद ही सोचो कि आपके पास ये है, ये ठीक है, आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें, मान लो ऐसे है, समझ गए, आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें 90 से, ऐसे हो गया, सही है। फिर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें 90 से, वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया। ठीक, अब आपसे कोई कहे क्या इसमें रोटेशन हुआ है, तो आप कहेंगे कि नेट रोटेशन तो शून्य है। क्यों, पहले भी इसी पोजीशन में था, अभी भी उसी पोजीशन में है, बट रोटेशन तो हुआ है। कैसे हुआ है, पहले 90 से क्लॉकवाइज और फिर 90 से एंटी क्लॉकवाइज, हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन नेट रोटेशन क्या है, 0। ठीक, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं डी और एल का मिक्सचर ले लेता हूँ तो डी वाली जो फॉर्म है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी पीपीएल को, एल वाली फॉर्म उतना ही उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगी। तो क्या नेट रोटेशन दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। जब नेट रोटेशन नहीं होगा तो आप उस मिक्सचर को क्या कहोगे, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव ही बोलने वाले हो। इसलिए हमने कहा कि रैसेमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों इनएक्टिव होता है, क्योंकि वो 50% डी और 50% एल रूप का मिक्सचर होता है। डी जितना उसे क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एल उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, तो नेट रोटेशन 0 हो जाता है। जैसे देखो, मान लो यहां से पीपीएल पास किया हमने, ठीक है। अब इस पीपीएल को जाना कैसे चाहिए अगर रोटेशन ना हो तो, अगर रोटेशन ना हो तो इस पीपीएल को ऐसे पास हो जाना चाहिए, सीधा ही जाना चाहिए। अब चूंकि इसके अंदर डी भी है और एल भी है, रोटेशन तो दोनों ही करेंगे। डी क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो मान लो ये डी के कांटेक्ट में आया और ऐसे किसी एंगल से, मान लो ये एंगल है थीटा एंगल से, क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। अगर केवल क्लॉकवाइज रोटेट होता तो ये ऐसे निकलता, लेकिन चूंकि मिक्सचर में एल भी है तो ये एल के भी कांटेक्ट में आएगा। अगर ये केवल डी के कांटेक्ट में आता तो ये ऐसे निकलता ना, ऐसे बाहर निकलता। रोटेट तो होता भाई किसी भी एंगल से, थीटा एंगल से, जितने भी एंगल से हम लोग कर रहे हैं, सही है। लेकिन इस मिक्सचर में एल भी पड़ा है, इसलिए जब ये एल के कांटेक्ट में आएगा तो एल क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। अब ये जा तो ऐसे रहा था, ठीक, जैसे ही एल के कांटेक्ट में आएगा ये कैसे रोटेट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो वापस से समझो, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से जा रहा है, अगर रोटेशन बिल्कुल ना हो तो सीधा निकले, अगर रोटेशन हो तो या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब चूंकि इसमें डी भी है और एल भी है तो डी क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। तो मान लो ये डी के कांटेक्ट में आया, ऐसे जा रहा था, डी ने इसको थीटा एंगल से क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अगर केवल क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है तब तो ये ऐसे निकल जाएगा, लेकिन मिक्सचर में एल भी तो पड़ा है, तो एल क्या करेगा, इसको वापस से उतने ही एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। तो ये अब जा तो ऐसे रहा था, लेकिन जैसे ही ये एल के कांटेक्ट में आएगा, एल इसे वापस, अब देखो ऐसे जा रहा था, ऐसे वापस यहाँ से थीटा एंगल से ऐसे जा रहा था और वापस यहाँ से ऐसे रोटेट कर देगा, ऐसे रोटेट कर देगा, तो ये लाइट ऐसे निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। तो क्या आपने लाइट जिस डायरेक्शन से भेजी उसी डायरेक्शन से निकलती दिखाई दे रही है, बिल्कुल दे रही है। तो क्या नेट रोटेशन हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। एक बार फिर से समझ लेना, जब आप यहाँ से पीपीएल को पास करेंगे, ये डी के कांटेक्ट में आएगा, क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, फिर ये एल के कांटेक्ट में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा और सीधा निकल जाएगा। यानी लाइट ऐसे आ रही थी, ये अगर रोटेट ना होती तो ऐसे निकलती, लेकिन डी के कांटेक्ट में आई, ऐसे जाना था, डी के कांटेक्ट में आते ही क्लॉकवाइज रोटेट हो गई, सही है। तो ये ऐसे निकलनी थी, सही है, लेकिन एल के कांटेक्ट में आएगी तो फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगी, ऐसे से ऐसे रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो निकलनी ऐसे थी, लेकिन रोटेट होकर के ऐसे निकल जाएगी, सही है कि नहीं है। तो देखो ये डी है जिसने थीटा एंगल से इसे
क्लॉकवाइज रोटेट किया है, ये एल है जिसने उसी थीटा एंगल से वापस इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है। इसलिए प्रकाश जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन से बाहर निकल गया और आप कहेंगे कि नेट रोटेशन क्या है, जीरो हो गया है। कैसा हो गया है, जीरो। तो ये बात आपको समझनी है कि जो रॉसेमिक मिक्सचर होता है ना, उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि डी जितना उसे क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एल उसे वापस उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। नेट रोटेशन जीरो होता है और पीपीएल के प्लेन में आपको कोई घुमाव नजर नहीं आता। सही है, इसलिए हम कहते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक, अब ये बात आपको ध्यान देनी है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव डी और एल फॉर्म की वजह से है। अगर इसमें से एल को हटा दूं तो डी रह जाएगा, डी रह जाएगा तो प्रकाश ऐसे जाना था, ऐसे मुड़कर निकल जाएगा। और अगर डी को हटा दूं तो एल रह जाएगा, और एल रह जाएगा तो प्रकाश ऐसे मुड़कर चला जाएगा। जब तक डी और एल दोनों 50-50% हैं तब तक नेट रोटेशन जीरो बना रहेगा और ये मिक्सचर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसे हम लोग एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल कंपनसेशन, कंपनसेशन यानी हिंदी में बोलते हैं बाह्य प्रतिकार। क्या बोलते हैं? बाह्य प्रतिकार। तो आपसे कोई पूछे कि रॉसेमिक मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे 50% डी और 50% एल फॉर्म का मिक्सचर होता है रॉसेमिक मिक्सचर। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है? तो आप कहेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं होता ऑप्टिकली एक्टिव? क्योंकि डी जितना क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एल उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। ठीक, दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि आपसे कोई कहे कि क्यों ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आप उसको एक टर्म में नाम दे सकते हैं और वो नाम है बाह्य प्रतिकार के कारण, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण। देखो ये सब जो हुआ है ना, वो डी और एल दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल की वजह से हुआ है। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल का मामला नहीं है, क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल का मामला होता तो वो तो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता और आपको रोटेशन दिखाई दे जाता, क्योंकि दोनों ही टाइप के मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हैं यहाँ पर। लेकिन ये दो मॉलिक्यूल के बीच का मामला है, दो मॉलिक्यूल के बाहर की ये लड़ाई है। एक मॉलिक्यूल उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तो दूसरा उसे तुरंत एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। इसे हम लोग एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलते हैं, बाह्य प्रतिकार बोलते हैं। इसलिए आपसे कोई पूछे कि रॉसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है और एक वर्ड में आपको कहना हो तो आप कह सकते हैं बाह्य प्रतिकार के कारण। और अगर समझाना हो कि बाह्य प्रतिकार क्या है तो आप कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल की रोटेशन का प्रतिकार यानी विरोध दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा किया जाता है। एक मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तो दूसरा उतना ही उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। रॉसेमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। किस वजह से? बाह्य प्रतिकार के कारण। एक मॉलिक्यूल की रोटेशन का विरोध दूसरा मॉलिक्यूल करता है। जितना एक मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उतना ही दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर देगा। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो रॉसेमिक मिक्सचर जो होता है वो क्या है? 50% डी और 50% एल फॉर्म का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण। एक्सटर्नल कंपनसेशन से मतलब क्या है हमारा? बाह्य प्रतिकार। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान दें, थोड़ी सी बात हम लोग मीजो पर भी कर लेते हैं। मीजो ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है। लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? तो इसका कारण थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? मीजो हम कहते किसे हैं? मीजो हम उस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को कहते हैं जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे हमने एग्जांपल टार्टिक एसिड का दिया था आपको, वही एग्जांपल हम वापस से यहाँ रिपीट करते हैं। मान लो ये टार्टिक एसिड है, OH मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है, OH और COOH। ठीक, मैं आपसे पूछूं क्या ये कार्बन कायरल है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कायरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक OH है, यहाँ H है, यहाँ COOH है, तीनों ग्रुप डिफरेंट हैं और चौथा ग्रुप ये है। तो इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप चारों के चारों कैसे अलग? एक COOH, एक OH, एक H और एक ये वाला, है कि नहीं है? तो ये कार्बन कैसा होगा? कायरल होगा। अच्छा, ये वाला कायरल है क्या? इसको भी चेक करो। इस कार्बन से जुड़ा हुआ OH, इससे जुड़ा हुआ H और इससे जुड़ा हुआ COOH, तीनों ग्रुप, और चौथा ग्रुप ये रहा। सही है, तो इस कार्बन से जुड़े हुए भी चारों ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए ये भी कायरल है। ठीक,
तो इसके अंदर दोनों ही कार्बन कायरल है। अब जब एक कार्बन सिंगल कायरल होता है तो ऑप्टिकली एक्टिविटी आती है और पीपीएल को रोटेट करता है। सपोज दैट मैं इसको ना देखूं और मैं कहूं कि ये कायरल है, तो क्या आप ये मानेंगे कि ये पीपीएल के प्लेन को रोटेट करेगा? करेगा बिल्कुल। ठीक, अब मैं इसको ना देखूं और कहूं कि ये कायरल है, तो क्या आप ये मानेंगे कि ये पीपीएल के प्लेन को रोटेट करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक, तो जरा ध्यान देना कि जब किसी कंपाउंड में दो एक जैसे कायरल कार्बन हो, ठीक, और उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, जैसे मान लो यहाँ ए जुड़ा है, यहाँ मैंने बी जोड़ दिया, यहाँ मैंने डी जोड़ दिया, कायरल हो गए क्योंकि चारों डिफरेंट ग्रुप हो गए। इस वाले कार्बन से भी मैंने इधर बी जोड़ दिया, इधर डी जोड़ दिया और इधर ए जोड़ दिया, ये भी कायरल हो गया क्योंकि चारों ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। अब आप खुद देखो, इसको मैं दो बराबर के इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ। जब मैं इसको इस प्लेन से कट करूँगा, इस वाले प्लेन से ऐसे कट कर लूँ तो इधर बी आएगा तो नीचे भी बी आएगा, ऐसे कट कर रहा हूँ, ऊपर डी आएगा तो नीचे भी डी आएगा, नीचे सी ए आएगा तो ऊपर सी और ए आएगा, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये इनएक्टिव कंपाउंड होगा। लेकिन क्यों है ये इनएक्टिव? कार्बन तो इसके दोनों ही कायरल हैं और कायरल कार्बन होते ही पीपीएल को घुमाने की प्रॉपर्टी आ जाती है, लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। उसका कारण क्या है वो समझें। देखो, ये कार्बन कायरल है और ये भी कायरल है, तो घुमाएगा तो ये भी पीपीएल को और ये भी, दोनों ही घुमाएंगे, लेकिन दोनों का अपना डायरेक्शन होगा। सपोज दैट पीपीएल को घुमाने का डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। किधर है? ए से बी की तरफ। तो ऊपर वाला कायरल कार्बन क्या करेगा? पीपीएल को ए से बी की तरफ ऐसे रोटेट कर देगा। ठीक है, तो नीचे वाला कार्बन भी तो कायरल है, वो भी तो रोटेशन करेगा, वो भी ए से बी की तरफ करेगा, तो वो क्या करेगा? ए से बी की तरफ ऐसे रोटेट कर देगा। अब जितना ऊपर वाले कार्बन ने रोटेशन किया है उतना ही नीचे वाला कर देगा। मतलब अगर इसने थीटा एंगल से क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो नीचे वाला कार्बन क्या करेगा? थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर देगा। तो क्या नेट रोटेशन होगा? नहीं होगा। वही बात आपकी। ठीक, ये चौक ऐसे रखी है, इसको 90 से मैंने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया और फिर 90 से एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। क्या नेट रोटेशन हुआ है? नहीं हुआ। वही बात फिर से यहाँ होगी कि ऊपर वाले कार्बन ने तो क्या किया? क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया और नीचे वाले ने क्या किया? उतने ही एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो नेट रोटेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही है। इसका मतलब रोटेशन तो आपको यहाँ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसमें और रेसिमिक में अंतर है। रेसिमिक 50% डी और 50% एल फॉर्मों का मिक्सचर था। दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल मिक्सचर के अंदर थे। एक टाइप के मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज घुमा रहे थे तो दूसरी टाइप के उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये दो मॉलिक्यूल के बीच का मामला था। एक मॉलिक्यूल के रोटेशन का विरोध दूसरा मॉलिक्यूल करता था, इसलिए हम कहते थे कि भाई ये बाह्य प्रतिकार है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का झगड़ा है। ठीक है, इसलिए हमने उसे एक्सटर्नल कंपनसेशन कहा था। लेकिन यहाँ दो मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ तो एक ही मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा हो रहा है कि उसका ऊपर वाला हिस्सा अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो नीचे वाला हिस्सा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। यानी यहाँ विद इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि नेट रोटेशन 0 आ रहा है। यहाँ दो टाइप के मॉलिक्यूलों के बीच में झगड़ा हो रहा है, उस वजह से नेट रोटेशन 0 आ रहा है। तो इसे हम एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलते हैं, जबकि ये एक्सटर्नल बाहर का मामला नहीं है, ये मॉलिक्यूल के अंदर का ही मामला है। इसे हम लोग इंटरनल कंपनसेशन बोलते हैं। इंटरनल कंपनसेशन। ठीक, इंटरनल कंपनसेशन का मतलब है आंतरिक प्रतिकार। क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिकार। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है इनएक्टिव, तो आप कहेंगे इनएक्टिव। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है या इनएक्टिव, आप कहेंगे इनएक्टिव। आपसे कारण पूछे कि रेसिमिक मिक्सचर इनएक्टिव क्यों होता है, तो आप जवाब देंगे बाह्य प्रतिकार के कारण। बाह्य प्रतिकार का मतलब एक मॉलिक्यूल के रोटेशन को कैंसिल आउट कर देगा दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक है। जबकि आपसे कोई पूछे कि मीसो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, तो आप जवाब देंगे आंतरिक प्रतिकार के कारण। आंतरिक प्रतिकार का मतलब विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसा होता है कि नेट रोटेशन 0 हो जाता है। कैसे? मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो शेष आधा हिस्सा
उतने ही डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर देता है। यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्लॉकवाइज भी हुआ और एंटी क्लॉकवाइज भी हुआ, तो इसे हम आंतरिक प्रतिकार कहेंगे। आपसे कोई पूछे कि रेसिमिक मिक्सचर क्या है, तो आप कहेंगे 50% डी और 50% एल का जो मिक्सचर बनेगा वो रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। आपसे कोई पूछे कि मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, तो मीजो कंपाउंड ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होंगे जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा और आधा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए नेट रोटेशन क्या आएगा, 0। ठीक, ये बात हम मीसोटार्टिक एसिड में भी देख सकते हैं। मीसोटार्टिक एसिड यही तो होता है जिसमें दोनों OH कहाँ होते हैं, सेम साइड में होते हैं, ऐसे। तो पहले बताओ इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है। मैं ऐसे कट कर दूं तो इसके दो आधे हिस्से हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब मान लो रोटेशन COO से OH की तरफ है, हाइपोथेटिकली मान रहा हूँ COO से OH की तरफ होता है तो ऐसे रोटेशन होगा, COO से OH की तरफ तो ऐसे होगा। अब आप खुद ही देखो, ऊपर वाले हिस्से ने ऐसे रोटेट किया है तो नीचे वाले ने ऐसे किया है, मतलब ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज। नेट रोटेशन कितना होगा, 0 होगा। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये मीजो कंपाउंड होगा। तो कई बार वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा पूछ लेता है कि मीजो कंपाउंड क्या होता है या रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। 1 नंबर का या 2 नंबर का सवाल बनता है। रेसिमिक मिक्सचर पूछे तो क्या बोलोगे, 50% डी और 50% एल रूपों का इक्विमोलर मिक्सचर जो होगा, यानी सम मोलर मिक्सचर जो होगा वो क्या कहलाएगा, रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं, इनएक्टिव होगा। क्यों, बाह्य प्रतिकार के कारण। एक मॉलिक्यूल के रोटेशन को दूसरा मॉलिक्यूल कैंसिल आउट कर देगा। जबकि आपसे पूछे मीजो क्या है, तो मीजो ऐसा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो शेष आधा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए नेट रोटेशन 0 होगा। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और इसे इंटरनल कंपनसेशन बोलेंगे, आंतरिक प्रतिकार बोलेंगे, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का मामला है।